हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के विषय में। इसके पहले हमने जो है स्वर संधि, उनके जितने भी भेद हैं उनको हमने पढ़ लिया। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि की भी सभी भेदों को हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के विषय में। और विसर्ग संधि देखिएगा थोड़ी टफ पड़ती है। क्या होता है जब कोई संधि पढ़ता है ना, तो वो क्या करता है, सबसे पहले स्वर संधि को तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा और विसर्ग व्यंजन संधि तक आते आते ना थोड़े मतलब कह सकते हैं 50% इंसान पढ़ता है और विसर्ग संधि में आके वो भी गायब हो जाता है। मतलब विसर्ग संधि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, बस देखते हैं विसर्ग का निशान है तो टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना करिएगा, क्योंकि परीक्षा में अब जो देखा जाए तो लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो आप जो है विसर्ग संधि को भी अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आपको जो नियम है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना तो आप उस चीज़ को सही कर ले। और इतना मान के चलिए, अब जो परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं संधि वगैरह से, वो या तो व्यंजन संधि से पूछे जाते हैं या फिर विसर्ग संधि से। तो आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर भी ध्यान बहुत अच्छे से देना है। इसीलिए मैं जो संधि का टॉपिक इस समय पढ़ा रही हूँ उसको आराम से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको हर एक संधि जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपके पास कोई व्याकरण की बुक है तो आप जब मेरी क्लास ले लेते हैं, इसके बाद जो है व्याकरण से उसमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उन संधि को आप समझा कीजिए कि इसमें कैसे, मतलब जो मैम ने बताया है नियम, उस हिसाब से अगर देखें हम कर पा रहे हैं संधि की नहीं। जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें आपको स्वयं से करनी पड़ेंगी, मैं बस नियम बता सकती हूँ। और हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर जो है वो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो क्या उन्हें संस्कृत कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैं इसकी 100% गारंटी तो नहीं ले सकती कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अगर कोई भी मेरे चैनल से जुड़ा है तो उसको जो है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए और जितना हो सके सारा टॉपिक यहीं पे उसका क्लियर होता रहे। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य इतना रहा है कि मैं चीज़ों को सामने वाले को याद करा सकूं कि कैसे याद करना है और कैसे चीज़ों को समझना है। समझाने का तरीका बता सकते हैं, याद करा सकते हैं चीज़ों को और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे नज़र डलवा सकते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पेपर कैसा बनाएगा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता है। बाकी कोशिश तो मैंने अपनी, समझ लीजिए कि 100% अपनी कोशिश हमने की है कि अगर कोई मेरे चैनल से जुड़ा है तो उसका जो संस्कृत का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और जैसे इसमें क्या है, बहुत से क्वेश्चन मेरे द्वारा जैसे छूट गए हैं। मैंने साहित्य जो पढ़ाया है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छूट गए हैं, मैंने नहीं उसमें कवर किया। तो उसके लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैंने उसमें जो है कल से संस्कृत की क्विज स्टार्ट कर दी है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग संस्कृत की क्विज कर भी रहे हैं और आज मैंने क्विज बनाई भी थी, उसका लेवल भी थोड़ा हाई था, सबको पसंद भी आई थी। जितने लोग किए हैं वो लोग ज़रूर अपने सुझाव जो है कमेंट में करके बताइएगा, ताकि और भी लोग उस चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें। इससे क्या होगा, जब आप क्विज करेंगे तो आपको जो है जो क्वेश्चन नोट्स में नहीं मिलेगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रयास पूरा है कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी अब हमें नहीं पता एग्जामिनर का मूड कैसा रहेगा, वो कौन से प्रश्न बनाता है। तो बस ये कुछ बातें बतानी थी। बाकी हम शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की। तो चलिए विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको आप समझिएगा। जैसे दिया है विसर्ग संधि, मतलब किसी भी पद के अंत में अगर विसर्ग संधि हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ण हो या फिर कोई व्यंजन वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो या फिर कोई व्यंजन वर्ण हो, पहले क्या होना चाहिए, पहले विसर्ग होना चाहिए और बाद में स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, कोई भी एक हो। तो विसर्ग के स्थान पर या तो सा आदेश होता है या फिर रा आदेश होता है, यही दोनों में से कोई आदेश होगा विसर्ग के स्थान पर। तो ये इतना आपको समझ में आ गया विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो इतना जानिएगा कि जो पहला पद है, पहले पद के अंत में विसर्ग ही होना चाहिए और दूसरे पद का जो शुरुआती है उसमें या तो स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो।
तभी वहाँ पे जो है आपकी विसर्ग संधि होगी, और जो विसर्ग है वो सा या फिर रा में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इसके बारे में कुछ हम पॉइंट दिए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही आता है। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है संधि से ना पूछ करके ऐसे उनके विषय में पूछ लेते हैं कि विसर्ग संधि के बारे में कौन सी विशेषता असंगत है, असत्य है, या फिर कौन सी सत्य है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है। ये जो है आना ही है, ये अनिवार्य है। इसके लिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा है रामः। अब रामा में आ के बाद देखिए राम, माँ जो है पूरा यहाँ पे जो माँ है इसमें स्वर मिला हुआ है, ठीक है। इस माँ व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, और कौन सा स्वर है? आ स्वर है। तो वही कहते हैं आ स्वर के बाद ही जो है विसर्ग आता है, जैसा कि नियम में कहा गया है कि विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही आता है। ऐसे लिखा है गुरु। गुरु की बात करें तो इसमें जो रा में जो ऊ लगा है ये स्वर है, और ऊ के बाद ही जो है, यहाँ मैंने विसर्ग नहीं लगाया, गुरुवह बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, विसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा ऊ के बाद जो है विसर्ग आया है। ये इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा विसर्ग के बाद आने वाले स्वर और व्यंजन दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। जब हम विसर्ग संधि करते हैं तो कहते हैं विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर या फिर विसर्ग के बाद आने वाले स्वर और व्यंजन दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। और ये दो नियम हैं। बाकी इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के जो भेद हैं, उसमें जो पहली संधि है वो है सत्व संधि। कौन सी संधि है? सत्व संधि। और सत्व संधि की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। सत्व संधि की बात करें तो इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। इसका सूत्र याद रखिएगा। सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सह। कहता है कि यदि विसर्ग, ये विसर्ग का निशान है, आप सभी को पता है। कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार, खर मतलब, मैं 2-3 दिन से क्लास ले रही हूँ, आपको खर मतलब पता ही हो गया होगा। खर मतलब होता है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तालव्य मूर्धन्य सा, दंत सा बराबर ये कितने वर्ण हो गए? अगर गिना जाए तो वर्णों की संख्या 13 हो गई। तो ये जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। तो यही कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो उसके आने पर विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। कब होता है? जब विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार आए। खर प्रत्याहार मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो या फिर तीनों सा में से कोई भी सा हो, तब जो है विसर्ग क्या होगा? वो सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है मैंने विसर्ग। विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, खर प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, तो क्या कहते हैं? विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा, ये नियम कहता है। अब इसको आप समझिएगा एग्जाम्पल से, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है मैंने, मनः धन तापः। क्या दिया है? मनः धन तापः। तो आप देख रहे हैं ये विसर्ग है और यहाँ पे जो है ये ता है। ता जो है आप जानते हैं ता वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, जो कि नियम कहता है खर प्रत्याहार में पहला या दूसरा वर्ण आता है हर वर्ग का। तो ता जो है ये आ गया खर प्रत्याहार के अंतर्गत, और यहाँ पे विसर्ग भी है। तो आप समझ गए नियम के हिसाब से तो ये चल रहा है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आ रहा है। तो नियम कहता है कि विसर्ग क्या हो जाएगा अगर खर प्रत्याहार का वर्ण उसके बाद है तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाएगा और दंत सा में परिवर्तित होगा। तो क्या बन जाएगा? मनस्तापः। विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित होगा तो आधा सा हो जाएगा, और तापः को ऐसे ही उतार लेंगे हम। ऐसे ही यहाँ पे बात करें विष्णु धन त्राता। विष्णु धन त्राता। अब आप कहेंगे इसमें तो त्रा है तो कैसे इसमें आ गया खर प्रत्याहार? तो देखिए अगर आप त्रा को अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें ता तो आ ही रहा है ना, ता व्यंजन तो है ना, प्रत्येक वर्ण, प्रथम वर्ण तो है ही ना ता वर्ग का।
तो यहाँ से आप इसको लेंगे तो ये प्रथम वर्ड ही आएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये जो विसर्ग है ये सा में कन्वर्ट होगा और बन जाएगा विष्णुस्त्राता। विष्णुस्त्राता ये आपका जो है संधि बनेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये संधि पूछी जाती है। मैंने एग्जाम्पल में भी वही संधि को उठाया है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको जो है नियम भी याद हो जाएंगे, सॉल्व भी करके मैंने दिखा दिया, और अगर परीक्षा में ये वाले प्रश्न आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियम को हम पढ़ते हैं। मैंने लिख दिया है इसीलिए ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखिएगा। किस संधि की बात हो रही है, तो ये हो रही है सत्व संधि की बात। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो मैं पढ़ती हूँ कि वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्जनीयस्य सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंत सा होता है और इस सा को स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से तालव्यशा हो जाएगा। नियम क्या कह रहा है, पहले तो हमने पढ़ा कि कोई भी विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ड आता है तो विसर्ग जो है वो दंत सा में परिवर्तित होगा। इसके बाद कुछ नियम बताए गए हैं कि अगर विसर्ग के बाद मान लीजिए चा या छा वर्ड आ जाए, ये भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत ही है क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, लेकिन अगर चा छा ही आता है, स्पेशली चा छा की बात की जा रही है, अगर चा या छा आए तो विसर्जनीय सूत्र से जो लिखा है विसर्जनीय से सह, इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर तो दंत सा आदेश हो जाएगा। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि इस दंत सा को स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से तालव्यशा आदेश हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, अगर चा और छा आता है और वहाँ पे दंत सा होता है तो वो स्तोश्चुनाश्चु वाला जो सूत्र है, आपने व्यंजन संधि में पढ़ा है, उस सूत्र से यहाँ पे सा आदेश हो जाएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये विसर्ग की बात हो रही है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि देखिए लिखा है विसर्ग, ये मैंने चार्ट के रूप में बताया है कि विसर्ग के बाद अगर चा या छा आए तो विसर्ग जो है वो दंत सा में बनेगा। अच्छा, दंत सा ये कैसे होगा, तो आप बोलेंगे विसर्जनीय से सह सूत्र से होगा। लेकिन फिर कहते हैं कि अगर विसर्ग के बाद भाई चा आया है, तो जब चा आया है तो इस वजह से जो है ये जो दंत सा है ये किस में बदल जाएगा, ये तालव्यशा में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग करके ये दंत सा तालव्यशा में परिवर्तित हो जाएगा। ये है आपका पूरा चार्ट जो मैंने ऊपर लिखा, उसी को मैंने यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझाया है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, रामः धन चलति, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग है, नियम के हिसाब से विसर्ग आ गया। चलति में चा शब्द आया, जैसा कि कहा गया है चा वर्ड हो या छा वर्ड हो, स्पेशली तो चा वर्ड आया, तो अब ये चा वर्ड है और विसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, विसर्ग तो सा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस सूत्र से, विसर्जनीय से सह सूत्र से। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि भाई चा और छा के लिए स्पेशली कहा गया है, अगर चा या छा वर्ड आता है तो वो जो सा है वो बदल जाएगा तालव्यशा में। क्यों बदलेगा, क्योंकि एक सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु, इस सूत्र से जो है दंत सा तालव्यशा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दंत सा के बाद जो है चा या छा वर्ड आया है, तो यहाँ पे चा वर्ड आया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रामस चलति। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा है निह धन छलम, तो यहाँ पे छा आया है, तो यहाँ पे पहले हम जब इसको जो संधि इसकी करेंगे तो विसर्ग पहले दंत सा में परिवर्तित होगा, दंत सा में परिवर्तित हुआ और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे तो भाई छा है, तो जब छा है तो आप कहेंगे कि नहीं, अगर छा है तो दंत सा फिर तालव्यशा में परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से जो है दंत सा फिर तालव्यशा में ही परिवर्तित होता है, तो क्या बन जाएगा, निश्चय बन जाएगा। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, आपको एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे लिखा है कह चित्त, तो यहाँ पे चा है और यहाँ पे विसर्ग है, तो ये विसर्ग किस में बदला, दंत सा में,
और चा है, इस वजह से ये दंत सा किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में, और बन जाएगा कश्चित। जोड़ना आपको पता ही है। आगे देखते हैं, ये हो गया पहला नियम। ये जो है अभी आप जो पढ़ रहे हैं सूत्र, जो अभी संधि पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि में, उस सूत्र का, उस संधि का पहला नियम ये देखा आपने। और अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। तो सारे नियम को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्जनीयस्य सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंत सा होता है और इस दंत सा को स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से मूर्धन्य सा आदेश होगा। सेम वही चीज़ है जो मैंने ऊपर समझाई है, वही चीज़ मैं नीचे समझा रही हूँ। बस फर्क इतना है, जितने लोग व्यंजन संधि को पहले पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि के बारे में, या तो मेरी ही क्लास में पढ़े होंगे या फिर आप पहले कभी व्यंजन संधि के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आपको ये सब सूत्र के बारे में वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो आप अच्छे से इस सूत्र को समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने चार्ट बनाया है और जो चीज़ मैंने यहाँ ऊपर लिखी है शब्दों में, उसको मैं चार्ट के माध्यम से समझा देती हूँ। जैसे दिया गया है, यदि विसर्ग, इधर विसर्ग है और विसर्ग के बाद अगर टा वर्ग या ठा वर्ग आता है, ऊपर हमने पढ़ा था चा वर्ग, चा हो या छा हो, सॉरी वर्ग नहीं, वर्ड की बात हो रही है, मेरे मुंह से वर्ग निकल जा रहा है, वर्ग नहीं केवल वर्ड, यानी कि चा वर्ड हो या फिर छा वर्ड हो। वैसे ही यहाँ पर विसर्ग के बाद अगर टा वर्ड या फिर ठा वर्ड हो तो विसर्ग जो है अपने दंत सा में तो बदलेगा। किस सूत्र से, विसर्जनीय से सूत्र से। क्यों? क्योंकि जो टा ठा है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये तो बदला, लेकिन स्पेशली कहा गया है अगर टा आता है और टा के बाद दंत सा होता है तो एक सूत्र हमने और पढ़ा था कि अगर दंत सा होता है और उसके पहले टावर्ड आता है तो उसके बाद टावर्ड आता है तो दंत सा जो होता है वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। किस सूत्र से? इष्टुनाष्टु सूत्र से जो है दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित होता है। तो वही नियम, पहले हम इस नियम को फॉलो करते हैं विसर्जनीय से सह, फिर उसके बाद जो है हम दूसरा नियम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टा की बात की गई है और टा के लिए मैंने एक और नियम पढ़ा है, तो उस नियम को हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो दंत सा जो है वो तालव्य, अरे यहाँ पे तालव्य सा नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका होगा दंत सा, ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे होगा आपका दंत सा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको फिर दंत सा आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? दंत सा आदेश होगा। और कैसे होगा? इष्टुनाष्टु सूत्र से। अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है रामः टीकते, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे टा वर्ड आया हुआ है। तो पहले तो ये देखिए ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत है, उस नियम से विसर्ग जो है ये सा में परिवर्तित हो गया, लेकिन ये टा वर्ड है। टा और ठा के लिए स्पेशली एक बात कही गई है कि टा वर्ड के पहले अगर जो है दंत सा होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित होगा। तो उस नियम से जो है, और वो सूत्र कौन सा है? इष्टुनाष्टु सूत्र है। उस सूत्र से जो है दंत सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा क्या? रामष्टिकते, रामष्टिकते, ये फिर आपकी संधि बनेगी। ऐसे ही मैंने लिखा है एक दूसरा, धनु धन टंकारः, इसमें भी सेम वही चीज है, विसर्ग का सा हो जाएगा, यहाँ पे टा है इसलिए इस सा को मूर्धन्य सा आदेश होगा और बन जाएगा धनुष्टंकारः, धनुष्टंकारः। तो ये आपको नियम समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। जो तीसरा नियम है उसको हम पढ़ते हैं। जो तीसरा नियम है उसमें कहते हैं कि विसर्ग के बाद यदि तीनों शा यानी कि दंत शा, तालव्य शा और मूर्धन्य शा आए तो वह शरि सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर दंत सा होकर पर वर्ड यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा की तरह हो जाता है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ा है, चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ चार्ट के माध्यम से, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे जो है विसर्ग दिया है। तो नियम आप ऊपर पढ़िएगा, मैं उसी चीज को यहाँ पे बता रही हूँ। कहते हैं कि विसर्ग के बाद यदि तीनों सा मतलब आप समझी गए, तीनों सा कौन कौन से, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए, बड़ा सा, छोटा सा, पेट फड़ा हुआ सा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। लेकिन इसका नाम होता है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। तो वही कहते हैं विसर्ग के बाद अगर तीनों सा में से कोई भी वर्ण आता है तो ये जो विसर्ग है ना, ये या तो यही होगा या तो ये विसर्ग ही रहेगा। क्यों रहेगा? वा शरि सूत्र से। अगर विसर्ग है तो वो किस सूत्र से विसर्ग है? वा शरि सूत्र से वो विसर्ग बना है। और या फिर वो क्या होगा? या फिर वो विसर्ग के स्थान पे परवर्ण होगा। परवर्ण मतलब कि पर मतलब होता है बाद वाले वर्ण में परिवर्तित होगा। बाद वाला वर्ण, मान लिया कि जैसे शा आया है, ये तो आपका विसर्ग है और उसके बाद शा वर्ण आया है, ठीक है। अब ये हो गया बाद वाला वर्ण, विसर्ग के बाद वाला वर्ण तो यही हुआ ना। तो नियम कहता है कि बाद वाले वर्ण में परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा बाद वाले वर्ण में? तो आप कहेंगे अरे यही जो विसर्ग है यही तो परिवर्तित होगा। तो बाद वाला वर्ण है आपका तालव्य शा, तो यानी कि ये तालव्य शा में ही आपका जो है विसर्ग भी परिवर्तित होगा। तो ये भी जो है आपके तालव्य शा में ही परिवर्तित होगा। अगर मूर्धन्य सा बाद में है तो विसर्ग जो है मूर्धन्य शा में परिवर्तित होगा। दंत सा है बाद में तो विसर्ग जो है दंत सा में ही परिवर्तित होगा। ये समझ में आया? इसका आप उदाहरण देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है एक, हरिः धन शेते। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग है और यहाँ पे आपका शा शब्द आया है, शा वर्ड आया है। तो विसर्ग जो है वो आपका जो है एक तो नियम कहता है या तो विसर्ग ही रहेगा। तो वैसे तो आप दंत सा कर लेते, लेकिन यहाँ पे शा है तो दंत सा तो होगा नहीं, इसको मैंने कट कर दिया। या तो ये विसर्ग रहेगा या फिर क्या बनेगा, या फिर विसर्ग रहेगा या फिर क्या होगा, परवर्ण होगा। तो परवर्ण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे पर में क्या है, बाद में क्या है, तालव्य शा है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? ये भी तालव्य शा में परिवर्तित होगा। तो बनेगा क्या, हरिश। और ये आपका पूर्ण व्यंजन है तो आधा शा आया क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा है। और फिर शेते को आप ऐसे ही लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, हरिश शेते। और ऐसे ही अगर आप जो है इसको बदलते नहीं हैं, केवल विसर्ग रहने देते हैं, तो विसर्ग अगर परिवर्तित नहीं होता तो बन जाएगा हरिश शेते। ये दोनों रूप इसका बनेगा। ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, ये भी देखिए सेम उसी तरीके से है। जैसे लिखा है रामः षष्ठः, तो यहाँ पे जो ये विसर्ग है ना, ये विसर्ग ही रहेगा। और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे मूर्धन्य शा है, तो आप जानते हैं पर वर्ण जो रहेगा उसी में जो आपका विसर्ग है होगा वो भी परिवर्तित होगा उसी वर्ण में। तो पर वर्ण आपका मूर्धन्य शा है तो विसर्ग भी जो है मूर्धन्य शा में परिवर्तित होगा और बन जाएगा रामः षष्ठः, या फिर क्या बनेगा, रामः षष्ठः। ये दो रूप बनेंगे। इसके अन्य उदाहरण हैं आपके पास, निस्संदेहम, वायुस्सरस्ति, मुनिश्चेते। ये 3 एग्जाम्पल मैंने और दिए हैं। इनको भी आप घर पे जब फ्री होइएगा क्लास के दौरान इसको भी सॉल्व करिएगा। सेम ऐसे ही आपका बनेगा भी जैसे मैंने नियम बताया है। आगे देखते हैं, इसका एक और नियम है। अगला नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे हमने अभी 3 नियम तो इसके पढ़ लिए इस संधि के। आगे एक और नियम है, इस नियम को भी आप पढ़िएगा। यदि विसर्ग के बाद का या खा आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। यदि विसर्ग के बाद का या खा आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। अथवा कुपवोह अक अपौच सूत्र से विकल्प से जिह्वा मूल्य हो जाता है। क्या कह रहे हैं, अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद का या खा वर्ण कोई भी आता है तो विसर्ग जो है विसर्ग ही रहता है, या फिर विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रहेगा। और कहते हैं कुपवोह अक अपौच सूत्र से विकल्प से क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल्य हो जाता है।
अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिएगा। और इसमें क्या कहते हैं फिर कि विसर्ग को सा नहीं होता है। इस सूत्र से अगर देखा जाए, अगर का और खा आते हैं तो उसमें जो विसर्ग होता है ना, उसको जो है सा आदेश नहीं होता है, विसर्ग विसर्ग ही रहता है। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया है आपके सामने, जैसे लिखा है बालकः क्रीडति। क्या लिखा है? बालकः क्रीडति लिखा है। तो आप जान रहे हैं ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? का आ रहा है, ठीक है। और नियम कहता है का या खा वर्ड आए तो विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रहेगा, या फिर क्या होगा? कुपवोह अक अपौच सूत्र से विकल्प से जिह्वा मूल्य हो जाता है। तो जिह्वा मूल्य आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जिह्वा मूल्य का सिंबल है, ठीक है। तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका, इसको ऐसे ही लिखेंगे बालकः, और जो विसर्ग है ये बन जाएगा जिह्वा मूल्य बन जाएगा। किससे बनता है? कुपवोह अकः अपौच सूत्र से बना है। और फिर हम लिख देंगे क्रीडति। तो ये आपको समझ में आ गया किस सूत्र से बना है। तो अगर प्रश्न आएगा, ऐसे लिखा होगा और पूछ ले कि ये जो है किस सूत्र से बना है, तो आप क्या बताएंगे? ये जो संधि हुई है वो हुई है कुपवोह अक अपौच सूत्र से, ये याद रखिएगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल है बालकः खेलति। तो इसमें जो विसर्ग संधि है, सॉरी विसर्ग संधि नहीं, यहाँ पे जो विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है ये किस में बदल जाएगा? ये हो जाएगा जिह्वा मूल्य में, और लिख देंगे बालक, और ये जिह्वा मूल्य हो गया और ये हो गया खेलति। इसको ऐसे ही सेम सेम लिख लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके विषय में नोट में कुछ बातें कही गई हैं, और वो बातें कौन कौन सी हैं? कहते हैं कि जिह्वा मूल्य वर्णों को कंठ के भी नीचे जिह्वा मूल से बोला जाता है। अगर जिह्वा मूल्य जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण की बात करें, कभी पूछे तो आप क्या बताएंगे कि जिह्वा मूल्य वर्ण जो है उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो कंठ के भी नीचे से उसका उच्चारण होता है। आगे कहते हैं जिह्वा मूल्य को आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, आधे विसर्ग के समान। और इसका जो उच्चारण हम करते हैं वो आ के रूप में करते हैं। ये 3 इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे ये मैंने अपने मतलब खुद को समझने के लिए इस चीज़ को मैंने लिख दिया है शब्दों में, ताकि आपको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएं। आगे देखिएगा, एक अगला पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है कि यदि विसर्ग के बाद पा या फा आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, अथवा कुपवोह अक अपौच सूत्र से विसर्ग के स्थान पर उपधमानीय होता है, विसर्ग को सा नहीं होता है। यानी कि इसमें कोई भी चीज़ हो लेकिन विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? उपधमानीय में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर किस में परिवर्तित होगा? या फिर जिह्वा मूल्य में परिवर्तित होगा। तो अगर हम बात करें, इसका एक एग्जाम्पल ले तो इसमें लिखा है वृक्षः पतति। तो यहाँ पे या तो विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, या फिर अगर आप बदलते हैं तो ये बने जाएगा वृक्ष, ये हो गया उपधमानीय, और यहाँ पे हो गया पताति। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी पतति हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं आराम से, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये निशान अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ में जाएंगे कि किस सूत्र से हुआ है और ये कौन सी संधि है। तो आप तुरंत बताइएगा कि ये व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है वृक्षः फलति। तो इसको भी ऐसे करिएगा, पा फा की बात हो रही है कि अगर पा और फा आता है तो ये भी बन जाएगा वृक्षः, फिर विसर्ग जो है ये उपधमानीय हो जाता है विसर्ग के स्थान पर, और ये बन जाएगा फलति। इसके नोट में भी मैंने 2 पॉइंट लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं कि उपधमानीय वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बना के पूछ सकता है कि उपधमानीय वर्ण का उच्चारण जो है कहाँ से होता है, तो वो होता है ओष्ठ से। और जिह्वा मूल्य वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो उसका उच्चारण कंठ के भी नीचे वाली जिह्वा मूल से उसका उच्चारण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है उपधमानीय को भी आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, जैसे हम जिह्वा मूल्य को लिखते हैं ऐसे ही उपधमानीय को भी लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरी एक संधि है रुत्व संधि। रुत्व संधि, अभी हमने क्या पढ़ा है?
अभी हमने जो पढ़ा है वो कौन सी संधि थी, तो वो थी आपकी सत्व संधि। सत्व संधि में आपके 5 नियम बताए गए हैं, उन 5 नियमों को हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ऋत्व संधि की। तो इसका एक सूत्र है ससजुषोरुः। इसके सूत्र का क्या नाम है, ससजुषोरुः। रू करने वाला, सा को रू करने वाला सूत्र है ससजुषोरुः, और ये ऋत्व संधि का सूत्र है। इसके बारे में कुछ नियम दिए गए हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, पदांत सकार और सजुस के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है, यानी कि दंत सा और मूर्धन्य सा के स्थान पर रू आदेश होता है। पद के अंत में अगर दंत सा हो या फिर मूर्धन्य सा हो तो उसके स्थान पर रू आदेश होता है। अगला पॉइंट है, रू में ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और क्या बचता है, रा शेष बचता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो रू वर्ड यहाँ पे है तो इसमें जो है जो ऊ लगा हुआ है, ये इत संज्ञा, इसकी इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। आप पढ़े हैं इत संज्ञा का लोप होता है। तो आप जब स्टार्टिंग में मेरी क्लास लिए होंगे तो उसमें मैंने बताया था हर इत संज्ञा का लोप होता है। तो यहाँ पे जो रू में ऊ लगा है, ये ऊ का क्या होता है, इत संज्ञा सूत्र से लोप हो जाता है। तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा, ये सूत्र है। और इसमें फिर क्या बचता है, जब ऊ का लोप हो जाएगा तो रा शेष बचेगा, क्योंकि स्वर तो हट गया। और अगला पॉइंट कहते हैं कि जब रू यानी कि रा के ठीक पहले हर्ष आ ना हो और रू यानी कि रा के ठीक बाद खर ना हो, खर यानी कि जो खर प्रत्याहार के वर्ड हैं वो ना हो, तो यह रा ही रहता है। यह रा क्या रहेगा, ये रा ही रहता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋत्व संधि कहते हैं। यहाँ पे चार्ट देख लीजिए, देखिए पदांत सकार, जो पदांत सकार सा को रू से रा हो जाता है, यानी कि पद के अंत में अगर दंत सा आ रहा है तो दंत सा के स्थान पर उसे रू आदेश होगा, और रू में जो ऊ है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और उसका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या, आपका केवल रा व्यंजन बचेगा, और ये ही रा व्यंजन आगे आपका जुड़ जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे लिखा है कविस धन अयम, ठीक है। अब यहाँ पे सा है तो आप जान रहे हैं, यहाँ पे नियम के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे कहता है कविस धन अयम, तो यहाँ पे देखिए ये तो दंत सा दिया है और उसके बाद आ आया है। नियम कहता है अगर रू यानी कि रा के ठीक पहले हरसु आ ना हो और जो है रा के ठीक बाद जो है आपका खर प्रत्याहार ना हो तो रा जो है वो रा में ही रहता है, ये नियम कहता है। और यहाँ पे देखिए ये जो दंत सा है, ये दंत सा ये किस में बदल जाएगा, क्योंकि ये पद है और पद के अंत में दंत सा आया है, तो ये जो है आपका रू में परिवर्तित होगा और रू से जो है रा में परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि ऊ जो है ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से इसका लोप हो जाता है, किसका, ऊ का। तो क्या बनेगा, कविर अयम बनेगा या फिर कविरयम बनेगा, कविरयम बनेगा। अगर आ स्वर इसमें जुड़ जाएगा तो कविरयम बनेगा या फिर इस तरीके से भी ये बनेगा। आगे इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है भानुरुदेति, भानुरुदेति। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है भानुस धन उदेति। अब यहाँ पे देखिए दंत सा है, तो आप जानते हैं दंत सा है तो दंत सा किस में बदलेगा, ये आपका बदल जाएगा रा में, रू में बदलेगा और रू से जो है फिर उसका लोप हो जाएगा ऊ का और ये बन जाएगा रा। और जब रा बनेगा तो फिर इसमें जब जुड़ेगा तो बनेगा भानु, और फिर यहाँ पे जो रा है, रा में ये ऊ जब जुड़ेगा तो बन जाएगा रू और देती, तो बन जाएगा भानुरु देती। ये इसका जो है संधि बन जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है ऋत्व संधि का, जहाँ पे भी सा का रू आदेश हुआ है वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ऋत्व संधि जो है प्रयोग की गई है। इसी संधि से जो है सा को रू आदेश हुआ है। सूत्र कौन सा है, तो ऋत्व संधि का सूत्र है सस जुसोरु, ये इसका सूत्र है। अगला उदाहरण है पितुस धन आज्ञा, तो यहाँ पे क्या है, ये दंत सा है, ये बदल जाएगा रा में और क्या बन जाएगा पितुर, फिर आ इस रा में जुड़ेगा तो बन जाएगा पितुराज्ञा। इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि गौरयम,
हरिर्जयति निर्धनम, पाशैर्बद्ध, प्रातरहम और हरिर्वदत। ये सारे के सारे उदाहरण जो है किस संधि के हैं, तो ये ऋत्व संधि के हैं। सब में जो है रा हुआ है, आप देख रहे हैं सब में यहाँ पे रा हुआ है, जिसमें अधूरा है वो अधूरा है और यहाँ पे भी जो है रा हुआ है। तो सारी की सारी जो है ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में कौन सी संधि है, तो ये ऋत्व संधि के उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी आप अपने अगर पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और संस्कृत की क्विज करके आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल। कुछ और संधियां बच गई हैं व्यंजन संधि में बात की जाए तो उनको कल की क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।